So today we are going to study about rotavirus vaccine. Rotavirus vaccine. सबको पता है बच्चों में जो डायरिया होता है ज्यादातर वो वायरल ओरिजिन का होता है, बैक्टीरियल ओरिजिन का ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, अगर बैक्टीरियल ओरिजिन का होगा तो ज्यादा डेंजरस भी होगा और हमारे पास उसके लिए कोई वैक्सीन भी नहीं है। तो जो वायरल डायरिया बच्चों में सबसे ज्यादा कॉमन होता है वो मोस्ट ऑफन रोटावायरस से होता है। इसके अलावा कुछ और बैक्टीरिया हैं, कुछ और वायरसेस हैं जिनकी वजह से डायरिया हो सकता है। आज हम लोग केवल वायरल डायरिया की बात करेंगे और उनमें से भी पर्टिकुलरली रोटावायरस से जो डायरिया होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है, क्योंकि रोटावायरस वैक्सीन पढ़ने वाले हैं। तो पहली लाइन लिख लेते हैं कि ये आपका ऐसा नहीं कि किसी को रोटावायरस की वैक्सीन लगा दोगे तो उसे डायरिया होगा ही नहीं, कम सीवियर डायरिया होगा। ठीक है, लिख लेते हैं, इट इज गिवन टू प्रिवेंट सीवियर रोटावायरस डायरिया, सीवियर रोटावायरस डायरिया, है ना। डायरिया को ही आप गैस्ट्रोएंटराइटिस भी कहते हो, लिख लीजिए गैस्ट्रोएंटराइटिस। कुछ ज्यादा ही सिंपल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब जब यहाँ पे हम लोगों ने बात करी ली है वायरल डायरिया की, तो देख लेते हैं और कौन कौन से वायरस डायरिया कराते हैं। बहुत कम होते हैं रोटा वायरस के अलावा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। वायरल डायरिया सबसे ऊपर हम लोग लिख लेते हैं रोटा वायरस, ये मोस्ट कॉमन होता है। रोटा वायरस सबको ये पता भी होगी ये बात, ये मोस्ट कॉमन है। इसके अलावा आप लोग सरप्राइज्ड रह जाओगे कि कोरोना वायरस, जो आप लोग अभी सोच रहे हो पहली बार दुनिया में आया है, ऐसा नहीं है। कोरोना वायरस पहले से था, अभी इसका एक म्यूटेंट फॉर्म आ गया है जिसको हम लोग कोविड-19 कहते हैं, कोरोना वायरस डिसीज 19। ठीक है, ऐसा नहीं कि था ही नहीं दुनिया में, बहुत लोग यही सोचते हैं। इसके अलावा आपके एडिनो वायरसेस होते हैं, कैल्सी वायरसेस होते हैं, एस्ट्रो वायरसेस होते हैं, लिख लेते हैं एस्ट्रो वायरसेस। फोर्थ लिख लीजिए कैल्सी वायरसेस। ये आपको जानना जरूरी है, ऐसा नहीं है कि हमेशा डायरिया हो रहा है तो रोटा वायरस से ही होगा। लोग वैक्सीन लगवा के जाते हैं रोटा वायरस की, कहते हैं फिर भी डायरिया हो गया। तो मैं बताना चाहता हूँ कि रोटा वायरस इज नॉट द ओनली कॉज, वायरल कॉज टू कॉज डायरिया, या इन्फेंट्स में ऐसा नहीं है कि केवल रोटा वायरस से होता है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया कि इस वैक्सीन को इसलिए नहीं दे रहे कि डायरिया हो ही नहीं, कम सीवियरिटी का डायरिया हो, और प्लस रोटा वायरस की जितनी स्ट्रेन्स को हम लोग कवर कर देंगे उससे शायद हो भी ना। ठीक है, तो इतने सारे वायरसेस हो गए। अब यहाँ पे देखा जाए, अगर रोटा वायरस की बात किया जाए तो 7 सीरोटाइप्स में हम लोगों ने इसको डिवाइड किया है, लिख लीजिए रोटा वायरस is classified into 7 serotypes। प्रोटीन्स के बेसिस पे हम लोग कोई भी अगर वायरस होता है या बैक्टीरिया होता है तो उसको सब स्पेसीज में या सब टाइप्स में क्लासिफाई कर लेते हैं। 7 टाइप्स है, ए बी सी डी ई एफ एन जी। तो यहाँ पे ऑर्डर वाइज ही है, कोई मिसिंग नहीं है। तो ये इनके 7 सीरोटाइप्स होते हैं। जो हम लोग वैक्सीन देते हैं वो ये कोशिश करते हैं कि सिंपल वैक्सीन में जो मेनली डायरिया कराते हैं उन्हीं को कवर करें, ऐसा नहीं सारे सीरोटाइप्स जो माइल्डर डिसीज करा रहे हैं उनको भी कवर कर दें। जहां तक रोटा वायरस की बात हुई, तो ये एक ऐसा वायरस है जिसके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए नहीं है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, लिख लेते हैं रोटा वायरस इज अ डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस। ठीक है, काफी सिंपल रहा अभी तक। इसके अलावा देखिए, किसी बच्चे को डायरिया हो रहा है, आप कैसे फिगर आउट करोगे कि वेदर इट इज वायरल डायरिया और बैक्टीरियल डायरिया, है ना। तो लिख लेते हैं यहाँ पे छोटा सा, ये कॉन्सेप्ट के लिए अच्छा रहेगा। कॉन्सेप्ट और अप्रोच आना बहुत जरूरी है ताकि आप पेशेंट को क्लिनिकली देखो और उसके साथ जस्टिस कर सको। लिख लेते हैं यहाँ पे वायरल डायरिया। क्या क्या रीजंस होते हैं वायरल डायरिया के, हम लोगों ने ऊपर ही देख लिए। यहाँ पे वर्सेस बैक्टीरियल डायरिया। बैक्टीरियल डायरिया अगर छोटे बच्चों की बात करो तो कॉलरा भी काफी कॉमन है, कॉलरा से हमें जरूर डिफ्रेंशिएट करना होता है। एग्जाम्पल कॉलरा, सब लोग कॉलरा समझते होंगे, अभी हम लोगों के पास कॉलरा डिस्कस करने का टाइम नहीं है। वायरल डायरिया जैसे रोटा वायरस है, एग्जाम्पल रोटा वायरस। देखिए
यहाँ पे वायरल डायरिया लिखे हैं तो एक निमोनिक लिख लेते हैं। अगर वायरल ऑरिजिन का डायरिया होगा तो पहले वॉमिटिंग आएगा, फिर उसके बाद लूज मोशंस होंगे, डायरिया होगा। वी फॉर वायरल, वी फॉर वॉमिटिंग लिख लेते हैं। वॉमिटिंग फर्स्ट, देन लूज स्टूल्स, मतलब डायरिया, है ना। लेकिन अगर बैक्टीरियल ऑरिजिन का होगा तो यहाँ पे पहले लूज स्टूल्स मिलेंगे, लूज स्टूल्स फर्स्ट, देन प्लस माइनस वॉमिटिंग। हो सकता है वॉमिटिंग हो भी ना, वॉमिटिंग। तो यहाँ पे एक तरह से निमोनिक हम लोगों ने देख लिया। अगर वायरल ऑरिजिन का डायरिया होगा तो दोनों में, सॉरी, यहाँ पे वॉमिटिंग पहले स्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद आगे चल के लूज स्टूल्स भी करने लगेगा। जहां तक रोटा वायरस की बात हुई, कॉलरा की बात हुई, दोनों में वाटरी डायरिया ही होगा। एक में पहले वॉमिटिंग मिलेगा, बाद में लूज स्टूल्स आएंगे, और दूसरे में पहले लूज स्टूल्स होंगे, बाद में वॉमिटिंग भी आ सकती है पेशेंट को। ठीक है, तो ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस दोनों होते हैं वाटरी डायरिया के। अब अगर बात की जाए कि हम लोगों को ज्यादातर बैक्टीरियल या एंटमीबा हिस्टोलिटिका से डायरिया होता है, बच्चों में ज्यादातर रोटा वायरस से होता है। कब तक ज्यादातर वायरस से होता है? लेस देन 24 मंथ्स लिख लेते हैं। डिसीज टेंड्स टू बी मोर सीवियर इन चिल्ड्रन बिलो 2 years। अब देखिए, ऐसा नहीं कि इस वैक्सीन को हम लोग 2 years तक दे सकते हैं, ऐसा भी नहीं है कि बर्थ पे दे देते हैं। कुछ टाइम होता है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कोई भी वैक्सीन तब देते हैं जब ट्रांसप्लेसेंटल रूट से जो मदर की एंटीबॉडीज बेबी में जा चुकी हैं वो बेबी में क्लियर आउट हो जाए, है ना। हम लोग कहते हैं कि इनेट इम्यूनिटी होती है, कुछ एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है। तो कुछ इम्यूनिटी बच्चा लेके आया होता है क्योंकि मदर से कुछ एंटीबॉडीज प्लेसेंटा के थ्रू पास हो जाते हैं बेबी को, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इट इज गिवन, या इस तरीके से लिख लेते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रोन एज ग्रुप है, प्रोन एज ग्रुप, वो है 3 months to 2 years। अब देखिए 2 साल के बाद तो उसको इम्यूनिटी मिलने लगती है क्योंकि तब तक डायरिया उसे हो चुका होता है। 3 months के पहले उसको मदर से जो ट्रांसप्लेसेंटल रूट से एंटीबॉडी मिली है उससे काम चल जाएगा, या हो सकता है ब्रेस्ट मिल्क करा रही हो मदर, जो कि कराना भी चाहिए, तो उससे कुछ एंटीबॉडीज मिल रही हो IgA टाइप की, है ना। अनकॉमन before 3 months because of transplacental passage of maternal antibodies। यही तो हम लोग कहते हैं मीजल्स की वैक्सीन हम लोग बर्थ पे क्यों नहीं देते हैं, क्योंकि ये मानते हैं कि जो एंटीबॉडीज मदर से बेबी ने एक्वायर किया है वो 9 मंथ तक उसकी बॉडी में रहेंगी, फिर उसके बाद क्लियर हो जाएंगी। तो मीजल्स की वैक्सीन 9 मंथ पे दे देते हैं। इसी तरीके से हमने यहाँ देखा जो डिसीज होती है वो ज्यादातर उसकी सीवियरिटी 3 मंथ टू 24 सॉरी 2 years तक होती है। 3 months के पहले क्यों इतनी सीवियर नहीं होती? ये इसलिए क्योंकि तब तक मैटरनल एंटीबॉडीज जो कि ट्रांसप्लेसेंटल रूट से मिल गई थी बच्चे को, या हो सकता है ब्रेस्ट मिल्क में कुछ एंटीबॉडीज मिल जा रही हो, तो उससे प्रोटेक्टेड रहता है। तो इस एज ग्रुप में हम लोग देखते हैं कि वैक्सीन देने की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पे जब सबसे पहली वैक्सीन बनी बनी रोटासील्ड, तो रोटासील्ड से कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने लगे बच्चों में, जैसे इंटूससेप्शन, मतलब इंटेस्टाइन एक दूसरे में अंदर इन्वॉल्यूट हो जाए। तो इस वजह से रोटा सील्ड को हम लोगों ने एक तो हटा लिया, दूसरा शेड्यूल को री रिवाइज कर लिया कि किस तरीके से देना है, क्या प्रॉपर टाइम रहेगा, है ना। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे आप लोग मीजल्स पढ़ते हो, चिकन पॉक्स पढ़ते हो, तो हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि अगर ये एक बार लाइफ में कभी डिसीज हो जाती है तो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी बॉडी के पास रहती है, क्योंकि मेमोरी टी सेल्स रहती हैं, है ना। वो एंटीबॉडीज इतना एडिक्वेट अमाउंट में बना देती हैं, या नेक्स्ट इन्फेक्शन पे जल्दी जल्दी एंटीबॉडी प्रोडक्शन करके उस बैक्टीरिया वायरस को क्लियर कर देती है। लेकिन रोटा वायरस एक से जो डायरिया होता है अगर हो भी गया तो इसके अगेंस्ट लाइफ लॉन्ग नेचुरल इम्यूनिटी नहीं होगी। मतलब ऐसे बच्चों को बेटर है कि आप इम्यूनाइज कर दीजिए, भले ही उसको डायरिया हो चुका हो। मीजल्स हुआ है, चिकन पॉक्स हुआ है,
तो उसको वैक्सीनेट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन ने ही उसे इम्यूनिटी दे दी है। इस लाइन को लिख लेते हैं, नेचुरल इन्फेक्शंस do not protect against reinfection by rotavirus or severe disease, अनलाइक ब्रैकेट में लिख लीजिए चिकन पॉक्स एंड मीजल्स। यहाँ तो एक बार अगर ये डिसीज हो गई तो वैक्सीन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, अनलाइक चिकन पॉक्स एंड मीजल्स। आई होप बहुत सिंपल चीज हम लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग फॉलो कर रहे होंगे भी। चैट सेक्शन में कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पुट अप कर दीजिएगा। इसके अलावा आप देख लेते हैं कि किस टाइप की वैक्सीन है। हम लोगों ने दो चीज डिस्कस किया था कि वैक्सीन किल्ड हो सकती हैं, लाइव हो सकती हैं। किल्ड वैक्सीन में हम लोगों ने देखा था टॉक्सॉइड्स वगैरह रहते हैं। लाइव वैक्सीन से हम लोगों ने देखा था वो एज सच वही बैक्टीरिया वही वायरस होगा, लेकिन हम लोग उनसे सेल कल्चर्स के थ्रू वीकेन कर देते हैं। मतलब वो इम्यूनिटी तो बॉडी में जाके इंड्यूस कर सकता है लेकिन डिसीज नहीं कर सकता, तो हम लोग एटीन्यूएटेड कहते हैं उसको, है ना। तो एक कॉन्सेप्ट और लिख लेते हैं जो कि हम लोग कई बार पढ़ भी चुके हैं। अगर कोई टॉक्सिन होगा उसको आप इनएक्टिवेट कर दोगे तो वो टॉक्सॉइड हो जाएगा। टॉक्सिन को अगर आपने इनएक्टिवेट कर दिया, इनएक्टिवेट, या इसको आपने एटीन्यूएट कर दिया, जो कि बुक में वर्ड यूज होता है एटीन्यूएट, तो यहाँ पे आप कह देते हो टॉक्सॉइड बन गया। यही हम लोग वैक्सीन के फॉर्म में लगाते हैं। इसी टाइप से अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस है, बैक्टीरिया या वायरस है, इसको हमने वीक कर दिया या एटीन्यूएट कर दिया, एटीन्यूएट, तो ये हमारा वैक्सीन हो जाता है, लाइव वैक्सीन, है ना। अब ये लाइव वैक्सीन या टॉक्सॉइड किसी में दोगे तो डिसीज नहीं होगा, कैन नॉट कॉज डिसीज, बट retains its immunogenicity, retains its immunogenicity, मतलब बॉडी में एंटीबॉडी फॉर्मेशन करवा देगा। therefore antibody formation still takes place। ये चीज हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, है ना, कि अगर टॉक्सिन को इनएक्टिवेट कर दें या एटीन्यूएट कर दें तो टॉक्सॉइड हो जाता है, जो कि हम लोग डिप्थीरिया और टेटनस टॉक्सॉइड को यूज भी किए थे, इवन पर्ट्यूसिस को भी यूज किया था हम लोगों ने। इसके अलावा बैक्टीरिया और वायरस की बात की जाए तो इनको वीकेन कर दीजिए। वेरो कल्चर से सीरियली हम लोग कई बार इसको कल्चर में डाल देते हैं, ये पैथोजेनिक नहीं रह जाता लेकिन इम्यूनोजेनिक रह सकता है, तो यहाँ पे हम लोग लाइव वैक्सीन को यूज कर लेते हैं। जैसे हम लोगों ने पोलियो ड्रॉप्स देखे थे, वो भी लाइव वैक्सीन था, वो भी ओरल देते थे। यहाँ पे भी हम लोग इस वैक्सीन को ओरली देंगे, ठीक है। लिख लेते हैं दीज वैक्सीन्स, कई टाइप के हैं इसलिए प्लूरल का यूज हो रहा है। दीज वैक्सीन्स आर लाइव attenuated and given orally, ड्रॉप बाय ड्रॉप, सिरप के फॉर्म में नहीं, ड्रॉप बाय ड्रॉप। कुछ ज्यादा ही इजी लेक्चर रहा है, जितना अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। बहुत ही रेलेवेंट वैक्सीन है। पहले वैक्सीन अवेलेबल नहीं थी तो बहुत डायरिया से डेथ हो जाती थी। बात कर रहे हैं हम लोग रोटा वायरस वैक्सीन की। सबको पता है ये डायरिया कराएगा, मतलब गैस्ट्रोएंटराइटिस कराएगा। वैक्सीन इसलिए नहीं दे रहे हैं डायरिया हो ही ना, रोटा वायरस से हो तो कम सीवियर हो, और अगर किसी और ऑर्गेनिज्म से हो तो हो ही सकता है, उसको नहीं प्रिवेंट करेगा। वायरल डायरिया की बात किया जाए तो अपार्ट फ्रॉम रोटा वायरसेस देयर आर अदर वायरसेस एज वेल व्हिच कैन कॉज डायरिया, लेकिन रोटा वायरस सबसे ज्यादा कॉमन है, ठीक है। इसके अलावा कोरोना वायरस की भी बात कर ली गई, एस्ट्रो वायरस की बात कर ली गई, और कैल्सी वायरस की बात कर ली गई। कोरोना वायरस में कोविड-19 की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। रोटा वायरस इज क्लासिफाइड इनटू 7 सीरोटाइप्स, जो ए से लेके जी तक हैं, और ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। वायरल डायरिया और बैक्टीरियल डायरिया, पर्टिकुलरली कॉलरा के बीच में हम लोगों ने डिफरेंस देखा है। वी फॉर वायरल, वी फॉर वोमिटिंग। तो वायरल डायरिया होता है तो पहले वोमिटिंग से स्टार्ट होती है डिसीज, उसके बाद लूज स्टूल्स आते हैं। डिसीज 2 साल के
से कम बच्चों में ज्यादा कॉमन है, और 3 मंथ से कम देखा गया है कि रोटा वायरस का डायरिया कम होता है, क्योंकि तब तक जो प्लेसेंटा से बेबी के पास एंटीबॉडीज आ जाती थी, ट्रांस प्लेसेंटल पैसेज ऑफ एंटीबॉडीज जो होता था, उसके थ्रू बेबी के पास पैसिव इम्यूनिटी रहती थी। और फिर उसके बाद नेचुरल इन्फेक्शन हमने देखा कि अगर किसी को डायरिया हुआ भी है तो भी ये वैक्सीन लगानी है, क्योंकि नेचुरल इन्फेक्शन री इन्फेक्शन या सीवियर डायरिया को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा, अनलाइक मीजल्स एंड चिकन पॉक्स। और यहाँ पे टॉक्सिन देख लिया, अगर उसको इनएक्टिवेट कर देते हैं तो टॉक्सॉइड हो जाता है, उसको फिर हम लोग वैक्सीन में यूज कर लेते हैं। इसी टाइप से बैक्टीरिया और वायरस को अगर थोड़ा सा वीक कर दे या एटीन्यूएट कर दें तो ये लाइव वैक्सीन बन जाता है। एडवांटेज क्या है कि ये डिसीज नहीं करा सकते हैं, लेकिन इम्यूनोजेनिसिटी अपनी रिटेन करते हैं, मतलब बॉडी में एंटीबॉडी प्रोड्यूस करवा दिए। अब जब भी इसको कभी नेचुरल इन्फेक्शन होगा तो जो भी एंटीजन आएगा उसको ये न्यूट्रलाइज कर सकती है, जो एंटीबॉडीज बन गई हैं। ये बेसिस ऑफ वैक्सीनेशन या इम्यूनिटी था, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था। तो यहाँ पे देख लिया, ये वैक्सीन हमारी लाइव वैक्सीन है। अब हम लोग यहाँ पे एक इस तरीके से रोटा वायरस वैक्सीन के बारे में सारी वैक्सीन को एक साथ पढ़ लेते हैं। रोटा वायरस वैक्सीन्स जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहली वैक्सीन जो कि आउटडेटेड हो गई, अब मिलेगी भी नहीं क्योंकि साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा थे, तो विथड्रॉ कर लिया गया है। रोटा सील्ड, कुछ इस तरह से कंपनी ने इसको नाम दिया था, और इसमें 4 स्ट्रेन्स यूज की गई थी, तो इसको हम लोग कहते थे क्वाड्रीवैलेंट, है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको कह देते थे रोटा वायरस 4 RV4, क्योंकि 4 स्ट्रेन्स थी। मैंने कहा अगर इंटेस्टाइन एक दूसरे के अंदर इन्वॉल्यूट करके एक एक इंटेस्टाइन दूसरे इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में पहुंच जाए तो हम लोग कहते हैं इंटूससेप्शन। यहाँ पे इसका एक साइड इफेक्ट था इंटूससेप्शन, इसकी वजह से ये वैक्सीन विथड्रॉ कर ली गई। इंटूससेप्शन, ठीक है, सर्जरी में आप लोग ये पढ़ोगे, इंटेस्टाइन का एक पार्ट दूसरे इंटेस्टाइन में चला जाए तो इसको हम लोग इंटूससेप्शन कहते हैं, इस टाइप से, ठीक है। और थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं इसको, जैसे मान लीजिए कि ये आपका इंटेस्टाइन है, इसमें एक इंटेस्टाइन और अंदर इन्वॉल्यूट करके चली गई, है ना, तो इस टाइप से इंटूससेप्शन, ठीक है। इसको सर्जरी में आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसकी वजह से इस वैक्सीन को हमने विथड्रॉ कर लिया। ड्यू टू दिस विथड्रॉन, ये वैक्सीन विथड्रॉ कर ली गई। अब हमारे पास दूसरी वैक्सीन आई सेकेंड, जिसको हम लोग रोटारिक्स कहते हैं। रोटारिक्स, रोटारिक्स की बात की जाए तो ये मोनोवैलेंट है, मतलब कम इफेक्टिव होगी, इसको RV1 कहते हैं हम लोग। मोनोवैलेंट, ये क्वाड्रीवैलेंट था, ये मोनोवैलेंट है, केवल एक ही स्ट्रेन का यूज करते हैं। और जहां तक बात है अब इनमें वो सब साइड इफेक्ट्स कम होंगे इंटूससेप्शन से रिलेटेड, इसको हम लोग जो एडवाइस करते हैं 2 डोज देते हैं, 2 डोजेस, ठीक है। एक हम लोग कह देते हैं 2 मंथ पे दे दीजिए, दूसरा हम लोग कह देते हैं 4 मंथ पे दे दीजिए। जहां तक एफिकेसी की बात की जाए, क्योंकि एक ही स्ट्रेन यूज किए थे तो इसकी एफिकेसी थोड़ी सी कम होती है, एफिकेसी इसकी 86% के आसपास है। इसी टाइप से अगर हम लोग तीसरी जो मेन वैक्सीन है जिसको हम लोग यूज करते हैं नॉर्मली, थर्ड, इसको हम लोग रोटा टैक कहते हैं। रोटा टैक, इस तरीके से इसको लिखा रहता है, ठीक है, क्योंकि कंपनी लोगों ने नाम दिया है इसको रोटाटैक। ये आपकी पेंटावेलेंट होती है, लिख लीजिए इसको RV5, रोटा वायरस 5 स्ट्रेन्स, पेंटावेलेंट। जाहिर सी बात है ज्यादा इफेक्टिव होगी। इसकी 3 डोजेस भी देते हैं, 3 डोजेस, 2 मंथ पे तो देंगे ही, 4 मंथ पे देंगे एंड 6 मंथ पे देंगे। देखो 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ कभी किसी शेड्यूल में फिट नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग 6, 10, 14 वीक पे वैक्सीन देते हैं। 6, 10, 14 पे देंगे मतलब 1.5 महीने, 2.5 महीने, 3.5 महीने पे देंगे, है ना। तो इस 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ पे, है ना, तो पहले ये ऑप्शनल था, जिसको लगवाना होता था वो लगवा लेता था, है ना, जो एफोर्ड करते थे। अब गवर्नमेंट अगर शेड्यूल में दे रही तो जाहिर सी बात है इसको बाकी वैक्सीन के साथ ही दे दो, तो अब 6, 10, 14 पे देने लगे हैं। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मल है वही लिखिए। एफिकेसी की बात की जाए तो ये काफी इफेक्टिव हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ डोजेस भी ज्यादा हैं,
प्लस पेंटावेलेंट है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 98% एफिकेसी है इसकी सीवियर डायरिया को रोकने के लिए। फिर से देख लेते हैं, हमारे पास मार्केट में 3 वैक्सीन हैं। इनफैक्ट एक इसमें से विड्रॉ कर ली गई है, दैट इज रोटासील्ड। देखा गया था तो ये इंटेस्टाइन में इनटू ससेप्शन करा देती थी वैक्सीन, ठीक है। ये क्वाड्रीवैलेंट थी, अब नहीं मिलती है तो इसको भूल जाइए। 2 आपके हो गए रोटारिक्स और रोटाटेक। रोटारिक्स की बात किया जाए तो मोनोवैलेंट है, 2 डोज अगर इसकी हम लोग दे देते हैं 2 मंथ और 4 मंथ पे, तो यहाँ पे एफिकेसी जो हमें मिलती है दैट इज 86%। रोटाटेक की बात किया जाए जो करेंटली बेस्ट वैक्सीन है और गवर्नमेंट भी प्रोवाइड कर रही है, मार्केट में भी ये अवेलेबल है ₹1100 to 1200 के आसपास, ठीक है। RV5 दिस इज पेंटावेलेंट, मतलब 5 सीरोटाइप्स हैं इसमें, 3 डोजेस देंगे 2 मंथ पे, 4 मंथ पे, 6 मंथ पे। एफिकेसी इसकी वजह से इसकी 98% हो जाएगी, ठीक है। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसको हम मेरे ख्याल से हम लोगों ने कई बार रिवाइज कर लिया। आगे चलते हैं, एक समरी के फॉर्म में लिखते हैं। समरी, समरी की बात किया जाए तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं डोज कितना देंगे। इंपॉर्टेंट है, अगर रोटा रिक्स दिया है तो आप इसको 1 ml देंगे, रोटा रिक्स, ठीक है। आप देख रहे हो इसको कम डोज में भी देंगे, मोनोवेलेंट भी है ना, और कम बार रिपीट भी करेंगे, दैट इज 2 मंथ एंड 4 मंथ, इसलिए इसको प्रेफर भी नहीं किया जाता। सेकेंड है आपका 2 ml देंगे। पेंटावेलेंट होती है रोटाटेक, तो आपका वॉल्यूम भी ज्यादा होता है रोटाटेक, ये आपको 2 ml देंगे, है ना। दोनों आप कैसे दोगे, रूट क्या होगा, ओरल रूट होगा, रूट, ओरल रूट, ये हम लोगों ने देख लिया था, अभी डायग्राम में भी देख लेंगे वैक्सीन ये दिखती कैसे है। इसके अलावा हम लोगों ने नेक्स्ट चीज देखी थी कि शेड्यूल। अब शेड्यूल को हमें फिट करना पड़ेगा ना इसको, ऐसा थोड़ी ना है कि 2 मंथ 4 मंथ 6 मंथ पे अलग अलग उसको बुलाओगे। 6 10 14 वीक पे पेशेंट आता ही है, बच्चा आता ही है वैक्सीन लगवाने, तो उसी के साथ दे दीजिए। तो मेनली हम लोग रोटाटेक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 6 वीक्स, 10 वीक्स एंड 14 वीक लिख लेते हैं, 10 वीक एंड 14 वीक। कल भी हम लोगों ने इसको पढ़ा था, मतलब ये 1.5 मंथ, 2.5 मंथ एंड देन 3.5 मंथ, है ना। यहाँ पे इसको सब लगा के हम लोग फिनिश कर देते हैं। अच्छा, 1.5 मंथ के पहले इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि मदर की एंटीबॉडीज है ही बच्चे के पास, वो इम्यून है ना। तो यहाँ पे शेड्यूल में फिट हो जा रहा है, इसलिए हम लोग इसको फॉलो करते हैं, है ना। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आप देख रहे हो थर्ड डोज आपकी 14 मंथ के पहले लग चुकी है। ये देखा गया है अगर इस वैक्सीन को हम लोग लेट दे देते हैं, 8 मंथ्स के बाद किसी को देते हैं, तो उसको इंटू ससेप्शन हो जाएगा। ऐसा नहीं केवल रोटासील से होता था विड्रॉ कर लिए, इन दोनों वैक्सीन को भी अगर आप बहुत लेट दे दोगे तो फिर वही कॉम्प्लिकेशन आपका आ जाएगा इंटू ससेप्शन। तो लिख दीजिए, फर्स्ट डोज शुड बी गिवन, फर्स्ट डोज मतलब ये वाली, शुड बी गिवन बिफोर 15 वीक्स, मतलब 14 वीक पे आया है उस समय दे दीजिए, बिफोर 15 वीक्स। एंड लास्ट डोज जो कि थर्ड है, शुड बी गिवन बिफोर 8 मंथ्स। ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप कैचअप में भी इस पेशेंट को, इस बच्चे को वैक्सीनेट करना चाहते हो तो 15 मंथ के बाद लगाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि फिर साइड इफेक्ट्स आने इसके शुरू हो जाते हैं। और लास्ट डोज को भी ऐसा लगाना है कि 8 मंथ्स के पहले ही आप उसे एडमिनिस्टर कर दो, ठीक है। तो 6 10 14 पे है, लेकिन पहली डोज किसी भी कंडीशन में आप मान लो 14 के बाद नहीं लगाओगे, ठीक है। 14 तक तो आइडियली तीनों डोजेज आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। एडवर्स रिएक्शन की बात किया जाए तो अगेन वही इनटू ससेप्शन, एडवर्स रिएक्शन इनटू ससेप्शन, ठीक है। बार बार ये वर्ड आ रहा है, आप लोग सर्जरी में पढ़ भी लीजिएगा। और इसके अलावा अगर कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात किया जाए तो जैसे हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में लाइव वैक्सीन कभी भी हम लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज को नहीं देते हैं ना, तो यहाँ पे लिख लेते हैं शुड नॉट बी गिवन, क्योंकि उनमें तो डिसीज करा देगा ये, शुड नॉट बी गिवन टू इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड,
इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हम लोगों ने कई बार पढ़ा है, कौन कौन से पेशेंट होते हैं, दैट इज किसी को एड्स हो गया हो, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट HIV, हम लोग उसके लेटर स्टेजेस को कहते हैं एड्स, या सिम्टोमेटिक HIV, या मान लीजिए किसी को ब्लड मैलिग्नेंसी है, ब्लड कैंसर, या कोई स्टीरॉयड ट्रीटमेंट पे हो, स्टीरॉयड थेरेपी। आई थिंक सब लोग फॉलो कर रहे हैं, ये सब चीजें हो भी चुकी हैं। तो अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होता है तो उसमें कोई भी लाइव वैक्सीन नहीं देते, केवल रोटा वायरस की बात थोड़ी ना हो रही है, यहाँ लिख लीजिए बिकॉज इट इज लाइव वैक्सीन। और एक चीज और, अगर किसी पेशेंट में पहले इनटू ससेप्शन की हिस्ट्री रही है तो भी नहीं दोगे, यहाँ पे फर्स्ट ये लिख लीजिए, सेकेंड लिख लीजिए हिस्ट्री ऑफ इनटू ससेप्शन। ठीक है, तो इतनी चीजें हम लोगों ने देख लिया है। अब देख लीजिए यहाँ पे आपका अगर मान लीजिए कोई पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है तब नहीं दोगे, इनटू ससेप्शन है तब नहीं दोगे, लेकिन अगर कोई बच्चा ऑलरेडी डायरिया लेके आया हो, क्योंकि ओरल वैक्सीन है तो इंटेस्टाइन इसको टेक नहीं कर पाएगी, मतलब एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, तो उस कंडीशन में भी नहीं दोगे, तो यहाँ पे लिख लो प्रिकॉशन। जब मान लो बेबी इल है तो भी नहीं दोगे, क्योंकि वैक्सीन इटसेल्फ फीवर कर सकती है, प्रिकॉशन। पोस्टपोन if ongoing diarrhea और एनी इलनेस। कोई भी वैक्सीन अगर मान लीजिए बच्चे को फीवर आ रहा होता है तो नहीं देते हैं, ठीक है, यहाँ पर रेस्पिरेटरी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या डायरिया कोई भी इन्फेक्शन है